मूंगी अकेली आई थी, बग्गी जरूर बाहर खड़ी होगी। हाँ, ईश्वर ही जाने अब क्या होगा। मूंगी अकेले नहीं आई होगी। यह जानकर अम्मा जी भी आई हैं क्या? जब मालूम हुआ कि अम्मा नहीं आई हैं तब उसका चित्त शांत हुआ। मूंगी ने कहा, भैया तुम कल गए नहीं, बहू जी तुम्हारी राह देखती रही, उससे क्यों मुँह रूठे हो भैया? कहती है मैंने उनकी कुछ भी शिकायत नहीं की। मुझे आज रोककर कहने लगी उनके पास यह मिठाई लेती जा और कहना मेरे कारण जो घर छोड़ दिया है, कहाँ रखूँ, रख दूँ यह थाली? मनसाराम ने रुखाई से कहा, यह थाली अपने सिर पर पटक दो। चुड़ैल वहाँ से चली आई मिठाई लेकर। खबरदार फिर कभी इधर आई, सौगात लेकर आई है, जाकर कह देना मुझे उनकी मिठाई नहीं चाहिए। जाकर कह देना तुम्हारा घर है, तुम रहो, वहाँ बड़े आराम से हैं, खूब खाते और मौज करते हैं। सुनती हैं? बाबूजी की मुँह कर कहना, समझ गई? मुझे किसी का डर नहीं, और जो करना चाहे वह कर डालें, जिससे दिल से आराम कोई अरमान न रह जाए। कहे तो इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता चला जाऊँ, मेरे लिए तो जैसे बनारस वैसे दूसरा शहर, यहाँ क्या रखा है? मूंगी, भैया मिठाई रख लो, नहीं तो रो रो कर मर जाएंगे। सच मानो रो रो कर मर जाएंगे। मनसाराम ने आंसुओं के उठते हुए बेग को दबाकर कहा, मर जाएंगे मेरी बला से? कौन मुझे बड़ा सुख दे दिया उनके, जिसके लिए पछताऊँ? मेरा तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। कह देना मेरे पास कोई संदेश न भेजे, कोई ज़रूरत नहीं। मूंगी, भैया तो तुम कहते हो यहाँ खूब खाता हूँ और मौज करता हूँ, मगर देह तो आधी रह गई है। कैसे आए? उससे आधे भी न रहे। मनसाराम, यह तेरी आंखों का फेर है, देखना 2-4 दिन में मुटका कर कोल्हू हो जाता हूँ कि नहीं। उनके यह कह भी देना कि रोना धोना बंद करें, जो मैंने सुना है कि रोती हैं और खाना नहीं खाती। मुझसे बुरा कोई नहीं, मुझे घर से निकाला है तो अभी तो आप ना से रहे, चली हैं प्रेम दिखाने। मैं ऐसे त्रियाचरित बहुत पड़े बैठा हूँ। मूंगी चली गई। मनसाराम को उससे बातें करते हुए कुछ ठंड मालूम होने लगी। वह यह अभिनय करने के लिए उसने अपने मनोभावों को जितना दबाना पड़ा था वह इसके लिए असाध्य था। उसका आत्मसम्मान उसे यह कुटिल व्यवहार का जल्द से जल्द अंत तक कर देने के लिए बाध्य कर रहा था। पर इसका परिणाम क्या होगा? निर्मला क्या यह आघात सह पाएगी? जब तक मृत्यु की कल्पना करते समय किसी अन्य प्राणी का विचार न करता, पर आज यह ज्ञान हुआ कि मेरे जीवन के साथ और भी प्राणी का जीवन सूत्र भी बंधा होता है। निर्मला वह समझे कि मेरी निष्ठुरता ने ही इसकी जान ली है, समझकर उसका कोमल हृदय फट न जाएगा। उसका जीवन तो अब कल संकट में है, संदेह के कठोर पंजे में फंसी हुई है। अबला क्या अपने हत्यारणी समझकर बहुत दिन और जीवित न रह सकेगी। मनसाराम ने चारपाई पर लेटकर लिहाफ ओढ़ लिया, फिर भी सर्दी से कलेजा काँप रहा था। थोड़ी ही देर में उसे ज्वर चढ़ गया, वह बेहोश हो गया। इस अचेतन दशा में उसे भांति भांति के स्वप्न दिखाई देने लगे। थोड़ी देर के बाद चौंक पड़ता, आंखें खुल जाती, फिर बेहोश हो जाता। सहसा वकील साहब की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ा। हाँ, वकील साहब की आवाज़ थी। उसने लिहाफ फेंक दिया और चारपाई से उतर कर नीचे खड़ा हो गया। उसके मन में एक आवेग हुआ कि इस वक्त उसके सामने प्राण दे दूँ। उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं मर जाऊँ तो इन्हें सच्ची सुखी खुशी होगी, शायद इसीलिए देखने आए हैं मेरे मरने में कितनी देर है। वकील साहब ने उनका हाथ पकड़ लिया जिससे वह गिर न पड़े और पूछा, कैसी तबीयत है लल्लू? लेटे क्यों न रहे? लेट जाओ ना, तुम यहाँ खड़े क्यों हो? मनसाराम, मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, आपको व्यर्थ ही कष्ट हुआ। मुंशी जी ने कुछ समझ जवाब न दिया। लड़के की दशा देखकर उनकी आंखों में आंसू निकल आए। वह हष्ट पुष्ट बालक जिसे देखकर प्रसन्न हो जाता था। मुंशी जी ने उसे आहिस्ता से चारपाई पर लिटा दिया और लिहाफ अच्छी तरह से उड़ाकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। वही लड़का हाथ से नहीं जाएगा, यह ख्याल करके वह शोक विवल हो गए और स्टूल पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। मनसाराम भी लिहाफ में मुँह लपेटे रहा। अभी थोड़ी ही देर पहले उसे देखकर पिता का हृदय गर्व से फूल उठता था, लेकिन आज उसे इस कारण दारुदशा में देखकर वह सोच रहे थे कि इसे घर ले चलूं या नहीं। क्या यह दवा नहीं हो सकती? मैं यहाँ 24 घंटे बैठा रहूँगा। डॉक्टर साहब यहाँ हैं ही, कोई दिक्कत ना हुई। घर चलने में उन्हें बाधाएं ही बाधाएं दिखाई देती। सबसे बड़ा भय यह था कि निर्मला इसके पास हरदम बैठी रहेगी और मैं मना न कर सकूँगा, पर उसके लिए असहाय था। इसी ने अध्यक्ष ने आकर कहा, मैं समझता हूँ कि आप इन्हें अपने साथ ले जाएं, गाड़ी है ही, कोई तकलीफ ना होगी, यहाँ अच्छी तरह देखभाल ना हो सकेगी। मुंशीराम, हाँ आया तो मैं इसी ख्याल से था, लेकिन इनकी हालत बहुत ही नाजुक मालूम होती है, जरा सी असावधानी होने से मनसाराम हो जाने का भय है।
सरसाम हो जाने का भय है। अध्यक्ष, यहाँ से इन्हें ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर है, लेकिन यह तो आप खुद समझ सकते हैं कि घर पर तो आराम मिल सकता है, यहाँ किसी तरह नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त किसी बीमार लड़के को यहाँ रखना नियम विरुद्ध ही है। मनसाराम, कहिए तो मैं हेडमास्टर से आज्ञा ले लूँ। मुझे इसका यहाँ से इस हालत में ले जाना किसी तरह मुनासिब नहीं लगता। अध्यक्ष ने हेडमास्टर का नाम सुना तो उसे समझते ही महाशय धमकी दे रहे हैं। जरा तिनक कर बोले, हेडमास्टर नियम विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? अब क्या यहाँ ले जाना ही पड़ेगा? यहाँ रखने का तो बहाना था, ले जाने की बीमारी बढ़ जाएगी क्या आशंका है? यहाँ से ले जाने से अस्पताल में ठहराने की कोई बहाना नहीं। जो सुनेगा यही कहेगा कि डॉक्टर की फीस बचने के लिए लड़के को अस्पताल फेंक आए, पर अब ले जाने के लिए सिवा और कोई उपाय न था। अगर अध्यक्ष महोदय इस वक्त रिश्वत लेने को तैयार हो जाते तो शायद 2-4 साल का वेतन ले लेते, लेकिन कायदे के पावन लोगों में इतनी बुद्धि, इतनी चतुराई कहाँ? अगर इस वक्त मुंशी जी की कोई आदमी सोचे तो समय नहीं। अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सिर पर सवार हुए। विवश होकर मुंशी जी इतने दोनों साइसों को बुलाया और मनसाराम को उठाने लगे। मनसाराम अर्धचेतना की दशा में चौंक कर बोल उठा, कौन है? कोई नहीं बेटा, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, गोद में उठा लूँ। मुझे क्यों घर ले जाना है? मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। यहाँ तो नहीं रह सकते, नियम ही ऐसा है। कुछ भी हो, नहीं जाऊँगा। मुझे और कोई नहीं चलना। किसी पेड़ के नीचे, किसी झोपड़ी के नीचे, जहाँ चाहे रखिए, पर मैं घर नहीं जाऊँगा। अध्यक्ष ने मुंशीराम से कहा, आप इन बातों का ख्याल न करें, यह तो होश में नहीं है। कौन होश में नहीं है? मैं होश में हूँ। किसी को गालियाँ देता हूँ, डांट काटता हूँ, क्यों होश में नहीं हूँ? मुझे यही पढ़ा रहनी थी। जो कुछ होता है, अगर होता है तो मुझे अस्पताल ले चलिए, मैं वहाँ पड़ा रहूँगा। जीना होगा जीऊँगा, मरना होगा मरूँगा, लेकिन किसी तरह भी न जाऊँगा। यह जोर पाकर मुंशी जी फिर अध्यक्ष की विनती करने लगे। वह कायदे का पाबंदी आदमी कुछ सुनता। अगर छूत की बीमारी किसी दूसरे लड़के को छूट लग गई तो कौन जवाबदेह होगा? इस तरह के सामने मुंशी जी कानूनी दलीलें भी मात हो गईं। आखिर मुंशीराम ने मनसाराम से कहा, बेटा तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार हो रहा है? वहाँ तो सभी तरह का आराम रहेगा। मुंशी जी के कहने को तो यह बात कह दी, लेकिन डर रहे थे कहीं सचमुच मनसाराम चलने पर राजी ना हो जाए। मनसाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे। उसकी जिम्मेदारी मनसाराम के सिर डालना चाहते थे, पर अध्यक्ष के सामने की बात थी। वह इस बात की एक साक्षी दे सकते थे। मनसाराम अपनी जिद से अस्पताल जा रहा। मुंशी जी इससे लेस मात्र भी दोष नहीं। मनसाराम ने झल्ला कर कहा, नहीं 100 बार नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। मुझे अस्पताल में ले चलिए और घर के सब आदमियों को मना कर दीजिए। मुझे देखने ना आए, मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल बीमार नहीं हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पाँव चल सकता हूँ। वह उठ खड़ा हुआ और उन्माद की भारी द्वार की ओर चला, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। यदि मुंशी जी ने संभाल न लिया होता तो वहीं चोट आ जाती। दोनों नौकरों की तरह मुंशी जी उसे बग्घी के पास लाए और अंदर बैठा दिया। यही अस्पताल की ओर चले। वही हुआ जो मुंशीराम चाहते थे। एक शोक में उसका चित्त संतुष्ट था। लड़का अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा था। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि घर में किसी कोई स्नेह नहीं? क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि मनसाराम निर्दोष है? यह उस बालक का कारण ही भ्रम कर रहे थे, लेकिन जरा ही देर में इस तुष्ट की जगह उसके मन में ग्लानि का भाव जागृत हुआ। वह अपने प्राण प्रिय पुत्र को घर ले जाकर अस्पताल लिए जा रहे थे। उसके विशाल भवन में उसके पुत्र के लिए जगह न थी। इस दशा में जबकि उसका जीवन संकट में पड़ा हुआ था। कितनी विडंबना है! एक क्षण के लिए एकाएक मुंशी जी के मन में प्रश्न उठा, कहीं मनसाराम उसके भावों को तो ताड़ नहीं गया, इसलिए उसे घर से घृणा हो रही है। अगर ऐसा है तो गजब हो जाएगा। उस अनर्थ की कल्पना ही मुंशी जी के रोए खड़े हो गए और धक धक करने लगा। हृदय में धक्का सा लगा। अगर इस ज्वर का यही कारण है तो ईश्वर ही मान लेंगे। इस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। यह आग उन्होंने अपने ठिठुरते हुए हाथों को सेकने के लिए जलाई थी। यह उनके घर में ही लग गई। ऐसा ही होता है जब एक निर्दोष को दोषी माना जाता है। यह समाज व्यक्ति की वास्तविकता न जान करके अपने भावों को उन पर थोपता है, और यहाँ तो एक पिता अपने पुत्र को ही स्पर्शिक मान रहा है। आप इसे आराम से सुनिए, बैठ करके बगल में रखिए, आराम से कार्य करिए, कार्य करते हुए सुनते जाइए। कार्य करने में परेशानी नहीं, सुनने में भी परेशानी नहीं। दिमाग भी आपका थकान भी नहीं रहेगी और दिमाग को आराम मिलेगा कि हमारे यहाँ समाज में ऐसा भी हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा होना चाहिए?
ये आप